आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? पिता मतलब बाप, मतलब किसने आनुवांशिकता का खोज किया? किसने आनुवांशिकता का खोज किया? तो किसने किया? अरे मेंडल, ये वैज्ञानिक का नाम है। मेंडल किसका नाम है? वैज्ञानिक का। मेंडल किसका नाम है? वैज्ञानिक का नाम है मेंडल। इसने ना 1688 ईस्वी में, नहीं सॉरी 1866 में, कब? 1866 में इसका खोज किया था, लेकिन इसको कोई वैल्यू नहीं दिया, इसके बाद पे कोई ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब ये मर गया तो 34 साल के बाद, कितने साल के बाद? यानी कि 1900 ईस्वी में, किस कब? 1900 ईस्वी में इसके बात को ध्यान में रखा गया, तो देखा कि ये तो बढ़िया काम किया था, आनुवांशिकता का खोज किया था। किसका खोज किया था? आनुवांशिकता का खोज किया था। इसलिए प्रश्न आता है एग्जाम में कि आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो किसको कहेंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसको कहेंगे? आनुवांशिकता का जनक बोलो, या आनुवांशिकता का पिता बोलो, या आनुवांशिकता का खोजकर्ता बोलो, तीनों का आंसर क्या होगा? मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिकता क्या है? तो आनुवांशिकता जो होता है जनकों से उनके संतानों में, हमने पिछले क्लास में बताया था, नहीं बताया था ना, कि जनकों से उनके संतान, जन को कहते हैं पिता को, जन को किसको कहते हैं? पिता को, माता पिता को, उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से, किसके माध्यम से? युग्मकों के माध्यम से, युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का, जो उसके माता पिता के जो गुण हैं, उसके माता पिता के अंदर जो गुण हैं, उसके मतलब पैतृक गुण का संचरण, यानी कि उसके अंदर जाता मतलब आता जाता है, उसको कहते हैं हम लोग आनुवांशिकता, है ना। जनकों से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण आनुवांशिकता कहलाता है। कोई पूछा, अगर एग्जाम में पूछेगा आनुवांशिकता क्या है, तो क्या बताओगे? जनकों से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आनुवांशिकता, आनुवांशिकता कहलाता है। समझे? फिर से सुन लो, जनकों से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। अब उसी से रहते अनुवांशिकी, अनुवांशिकी या जेनेटिक्स क्या है? पूछ देता है एग्जाम में, कभी कोई ठिकाना नहीं है ये प्रश्न सब, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, पूछ देगा अनुवांशिकी या जेनेटिक्स क्या है। तो अनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन, अनुवांशिकता और विभिन्नता दोनों का अध्ययन, यानी उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में जानकारी हासिल करना, जीव विज्ञान की एक विशेष शाखा के अंतर्गत होता है। एक अलग से एक शाखा बना हुआ है बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का किताब बना हुआ है, उसके अंदर जो पढ़ते हैं अनुवांशिकता और विभिन्नता के बारे में, उस किताब को कहा जाता है अनुवांशिकी और जेनेटिक्स। उस विशेष शाखा के अंतर्गत होता है, उस शाखा को कहते हैं अनुवांशिकी या अनुवांशिकता कहलाता। अरे रे 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 रे, यहाँ अनुवांशिकता नहीं होगा, जेनेटिक्स होगा। यहाँ जेनेटिक्स होगा, अनुवांशिकता नहीं होगा, गड़बड़ हो गया यहाँ पे। तो अनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन जीव विज्ञान की एक विशेष शाखा के अंतर्गत होता है, जो अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुवांशिकता या जेनेटिक्स कहलाता है। ठीक है ना। अब ये प्रश्न, जीन रूपी या जीनोटाइप क्या है? ये तीन प्रश्न है, ठीक है, ये रिलेटेड था इसलिए लिख दिए हैं। तो जीन प्रारूप या जीनोटाइप क्या होता है? तो किसी जीव की जीनी संरचना, किसी जीव की जीनी संरचना, उस जीव का जीन प्रारूप, उस जीव का जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। क्या कहलाता है? जीनोटाइप। किसी जीव की जीनी संरचना, किसी जीव की जीनी संरचना, किसी जीव की जीनी संरचना, उस जीव का जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। जैसे कि शारीरिक गठन, लंबाई, त्वचा और बालों का रंग, इसको कहते हैं जीनी संरचना, यानी जो उसके माता पिता में है उसके संतान में आएगा, है ना। जैसे शारीरिक गठन, लंबाई, या फिर त्वचा का रंग, या फिर बालों का रंग, या आँखों का रंग, है ना, इसको कहते हैं जीनी संरचना। ठीक है। अब हम लोग जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मेंडल के अनुवांशिकता के नियम। क्या है? मेंडल के अनुवांशिकता के नियम, मेंडल के अनुवांशिकता के नियम। देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, समझे। ये अगर पूछ देगा तो लिखना पड़ेगा इतना तक, क्या क्या किया है ये मेंडल। सबसे पहली बात तो मेंडल जब इसके बारे में अध्ययन कर रहा था तो ये किसी को पता ही नहीं, मतलब उसको कोई वैल्यू ही नहीं दिया।
1600 कितना में 1866 है, किताब देखें जरा सर, 1866 ईस्वी दिया हुआ है। हाँ 1866 में जब इसने इसका खोज किया था, प्रयोग किया था, निष्कर्ष निकाला था, तो इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सबको लगा कि ये फालतू काम कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब ये मर गया, मरने के बाद, इसके मरने के 34 साल के बाद, 34 साल के बाद जब इसके किताब था, किताब का नाम था एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, ये इसकी किताब का नाम था, ठीक है ना। जब ये किताब को देखा, उसको पढ़ा वैज्ञानिक सब ने, तब जांचा कि नहीं ये तो बढ़िया काम करके गया। 34 साल के बाद, मरने के 34 साल के बाद तब जाके जो है मेंडल के नियम को प्रकाशित किया गया, नहीं तो ये ऐसे ही रह जाता, समझे। तब जाके आनुवंशिकता का पता लगा। तब आनुवंशिकता के पिता कहा जाता है मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को। पूछे एग्जाम में आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, या तो खाली मेंडल रहेगा या पूरा नाम रहेगा ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है ना। आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? नहीं समझ में आ रहा है? आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? पिता मतलब बाप, मतलब किसने आनुवंशिकता का खोज किया? किसने आनुवंशिकता का खोज किया? तो किसने किया? अरे मेंडल, ये वैज्ञानिक का नाम है। मेंडल किसका नाम है? वैज्ञानिक का। मेंडल किसका नाम है? वैज्ञानिक का नाम है मेंडल। इसने ना 1688 ईस्वी में, नहीं सॉरी 1866 में, कब? 1866 में इसका खोज किया था, लेकिन इसको कोई वैल्यू नहीं दिया, इसके बाद पे कोई ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब ये मर गया तो 34 साल के बाद, कितने साल के बाद? यानी कि 1900 ईस्वी में, कब? 1900 ईस्वी में इसके बात को ध्यान में रखा गया, तो देखा कि ये तो बढ़िया काम किया था, आनुवंशिकता का खोज किया था। किसका खोज किया था? आनुवंशिकता का खोज किया था। इसलिए प्रश्न आता है एग्जाम में कि आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है, तो किसको कहेंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसको कहेंगे? आनुवंशिकता का जनक बोलो या आनुवंशिकता का पिता बोलो या आनुवंशिकता का खोजकर्ता बोलो, तीनों का आंसर क्या होगा? मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था। मेंडल का पूरा नाम क्या था? मेंडल का पूरा नाम क्या था? मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन। इसने अपने वैज्ञानिक खोजों से आधुनिक अनुवांशिकी की नींव डाली, आधुनिक अनुवांशिकी की नींव डाली। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता। किसका पिता? किसका पिता? किसको कहा जाता है? मेंडल को। किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता। मेंडल को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता। अनुवांशिकी का पिता। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? मेंडल को। अब आगे देखो, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए बगीचे में उगने वाले साधारण मटर के पौधे का चयन किया। किसका चयन किया? मटर के पौधे का। उसने ये अपना जो चयन, मतलब ये नियम निकाला, नियम का खोजबीन करने के लिए उसने मटर के पौधे को लिया। किसको लिया? मटर के पौधे का चयन किया। तो पूछता है एग्जाम में, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए बगीचे में कौन से पौधों का चयन किया? तो कौन से पौधों का? कौन से पौधों का? मटर के पौधों का चयन किया। अपने प्रयोग में मेंडल ने विपरीत लक्षण वाले गुण, कौन से लक्षण वाले गुण? यानी उल्टा लक्षण वाले। कौन से लक्षण वाले? उल्टा लक्षण वाले गुण, जैसे लंबे तथा बौने, लंबे तथा बौने पौधे पर विचार किया। एक बौने पौधे के सारे फूलों, एक बौना पौधा ले लिया, उसके सारे फूलों को खोलकर, उसके सारे फूलों को खोलकर, उसके सारे फूलों को खोलकर अलग कर दिया। उसके सारे फूलों को खोलकर उसके पुंकेसर हटा दिए। पुंकेसर को क्या किया? हटा दिया। पुंकेसर को क्या किया? हटा दिया। और हटाने के बाद उनके परागणों को निकाल कर, किसको निकाल कर? परागण को निकाल कर
फूल में होता है ना, पढ़े थे ना, फूल का पूरा प्रारूप नहीं पढ़ाए थे, वर्तिकाग्र और क्या था, वर्तिका था, परागकण था, परागकोश था, नहीं था जी? जिस दिन फूल के बारे में पढ़ाए थे, फूल ला के नहीं दिखाए थे, तुम लोग आई थी, ये तो नहीं था, वो भी नहीं था, है ना? उस दिन जो पढ़ाए थे, तो उसमें क्या किया, तो पुंकेसर को हटा दिया, उसमें स्वपरागन न हो सके। क्यों हटा दिया? ताकि उसमें स्वपरागन न हो सके। और फिर उन्होंने लंबे पौधे के फूलों को खोलकर उनके परागकण को निकाला। सबसे पहले क्या किया, एक बौना मटर का पौधा लिया, मतलब छोटा वाला मटर का पौधा लिया, उसके फूल को लिया, उसको फूल को पूरा अलग कर दिया। अलग करने के बाद जो उसके पुंकेसर था, पुंकेसर को हटा दिया और परागकण को भी निकाल के रख लिया। ठीक है, परागकण को निकालने के बाद अब क्या किया, तो लंबा पौधा लिया, एक तो बौना पौधा ले लिया, दूसरा कौन सा पौधा लिया, लंबा पौधा लिया। लंबा पौधा लेने के बाद उसके भी फूल को अलग किया। ठीक है, फूल को अलग करने के बाद उसके पुंकेसर को, यानी उसके पुंकेसर क्या किया, परागकण को निकाल करके, परागन को निकाल करके बौना पौधा के परागन में मिला दिया। अरे जो छोटा वाला पौधा था ना, उसको निकाल के रखा था ना, पहले छोटा वाला पौधा के फूल को निकाल के रखा था ना, परागकण को। उसके बाद फिर बड़ा लंबा पौधा लिया, लंबा वाला पौधा को भी फूल के परागकण को निकाला। निकालने के बाद बौना वाला यानी छोटा वाला पौधा और लंबा वाला पौधा दोनों को क्या किया, मिला लिया। दोनों परागकण को क्या किया, मिला लिया। तो मिला, दोनों परागकणों को निकाल कर बौने पौधे के फूलों के वर्तिकाग्र पर गिरा दिया। विपरीत गुण वाले, जो विपरीत गुण वाला था, यानी कि बौना हो या फिर लंबा वाला हो, दोनों जनक पौधों को मेंडल ने जनक पीढ़ी का कहा। क्या कहा इसे, जनक पीढ़ी, क्या कहा? यहाँ पे इसका रो यहाँ था तो बतला गया। तो विपरीत गुण वाले इन पौधों को, विपरीत गुण वाले पौधों को उसने कहा जनक पीढ़ी। क्या कहा? विपरीत गुण वाले पौधों को क्या कहा, जनक पीढ़ी। विपरीत गुण वाले पौधों को क्या कहा, जनक पीढ़ी का। विपरीत गुण वाले पौधों को क्या कहा, जनक पीढ़ी का। और इन्हें पी अक्षर से इंगित किया। किससे इंगित किया? पी अक्षर से। देखो फिर से इसको समझो। उसने क्या किया, अपने बागीचे में जो लगाया हुआ था मटर का पौधा, उसको लिया, मतलब क्यों लिया, अनुवांशिकी की खोज करने के लिए, अनुवांशिकता का पता लगाने के लिए। किसका पता लगाने के लिए? अनुवांशिकता का पता लगाने के लिए उसने क्या किया, मटर के पौधे का चयन किया, वो भी एक लंबा वाला एक छोटा वाला, एक लंबा वाला और एक छोटा वाला। छोटा वाले के फूल को अलग किया, उसके पुंकेसर को हटा दिया और उसके जो परागकण था, परागकण को क्या किया, अलग से रख लिया। फिर लंबा वाला पौधा लिया, लंबा वाला पौधा के फूल को लिया, उसके सबको हटा करके उसके परागकण को क्या किया, तो छोटे यानी बौने वाले पौधे पे गिरा दिया। ठीक है, मतलब जो लंबा वाला पौधा का जो परागकण था ना, वो बौने वाले पौधे पे गिरा दिया। गिराने के बाद क्या किया, अब उसको बोला कि ये तो एक गुण वाला हो गया, अलग अलग गुण वाला, एक बौना है और एक छोटा वाला, सॉरी एक बौना वाला एक लंबा वाला है। तो दोनों को क्या कहा, जनक पीढ़ी का। क्या कहा दोनों को, लंबा वाला पौधा और बौना वाला पौधा, दोनों को कहा जनक पीढ़ी। क्या कहा, जनक पीढ़ी। आगे देखो अब क्या कह रहा है। तो इस प्रकार के परागन के बाद जो बीज बने, उनसे उत्पन्न सारे पौधे लंबे नस्ल के। अब जो बीज उत्पन्न हुआ, मतलब पहले तो उसको मिला लिया, मिलाने के बाद फिर उसको बोया, बोने के बाद फिर एक पौधा निकला, निकलने के बाद उसके जो बीज निकले, मटर में दाना होता है ना, मटर में दाना होता है कि नहीं होता है, तो उस दाने को फिर से जब बोया गया तो सभी जो है लंबे नस्ल के पौधे हुए। उसमें तो दोनों था ना, मतलब बौना वाला भी था और लंबा वाला भी था कि नहीं। पहले छोटा वाला पौधा को लिया और उसमें बड़ा वाला पौधा को मिला दिया, मिलाया ना। मिलाने के बाद क्या हुआ, जब उसके बीज निकले, जब उसके बीज को बोया गया, उससे जो पौधे उगे, तो सभी कौन सा पौधा होगा, लंबा नस्ल का होगा, है ना। तो सभी पौधे कौन से नस्ल के हुए, लंबे नस्ल के हुए। इस पीढ़ी के पौधों को मेंडल ने प्रथम संतति कहा है। लंबे नस्ल के पौधों को मेंडल ने प्रथम संतति कहा है। क्या कहा है, प्रथम संतति, प्रथम संतति यानी प्रथम संतान कहा है। आगे देखो, इसे F1 अक्षर से इंगित किया। F1 पीढ़ी के पौधों में दोनों पौधों के गुण मौजूद थे। दोनों था ना, मतलब बौना वाला भी मौजूद था और लंबा वाला भी मौजूद था कि नहीं, क्योंकि दोनों उसमें मिला हुआ था। तो दोनों पीढ़ी पौधों के गुण मौजूद थे। अतः बौनेपन का गुण मौजूद होने के बावजूद उसमें बौनापन गुण का मौजूद था नहीं था, मतलब बौनापन था कि नहीं था। छोटा वाला पौधा भी था, लेकिन छोटा वाला पौधा तो हुआ नहीं, सब कौन सा हुआ, लंबा वाला हुआ ना। तो बौनेपन के गुण मौजूद होने के बावजूद पौधे लंबे ही हुए। प्रभावी गुण जैसे लंबाई को मेंडल ने
टी तथा इसके विपरीत लक्षण जो अप्रभावी हैं उनको स्मॉल टी अक्षर से इंगित किया। तो नोट, F1PD के पौधों में दोनों गुण मौजूद थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? संकर नस्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? F1PD में दोनों गुण मौजूद है ना, बौना वाला भी मौजूद है और लंबा वाला भी मौजूद है। जब दोनों गुण मौजूद रहेगा उस पीढ़ी को कहते हैं संकर नस्ल। क्या कहते हैं? संकर नस्ल। फिर F1PD के पौधों को जब प्रजनन कराया, फिर उसका जब प्रजनन कराया तब अगली पीढ़ी, यानी कि जब लंबा पौधा हो गया, ठीक है ना, अभी बौना पौधा लंबा पौधा का प्रजनन कराया कि नहीं कराया? अब इसने क्या किया कि दोनों लंबा पौधा ले लिया जिसमें दोनों गुण मौजूद है, लंबा भी बौना भी, है ना। F1PD में दोनों गुण मौजूद है कि नहीं है? अब उसको क्या किया, उसके दो मतलब फूल को तोड़ करके फिर मिला लिया, उसका प्रजनन कराया। जब प्रजनन कराया तब क्या रिजल्ट आया? तो अगली पीढ़ी के पौधों में लंबे तथा बौने पौधों का अनुपात 3:1। अब दोनों पौधा हुआ, लंबा भी हुआ और बौना वाला भी हुआ। तो किस अनुपात में? 3:1 के अनुपात में पाया गया। यानी 75% लंबा पौधा हुआ और 25% बौना पौधा हुआ। यानी मान लो 10 गो हुआ लंबा पौधा, 20 गो में से 15 गो लंबा पौधा हुआ, 5 गो छोटा वाला पौधा हुआ। जब दोनों को मिलाया तो, क्योंकि दोनों गुण मौजूद था उसमें, था ना। F1PD के पौधों में दोनों फूल मिलाया था ना, तब ना F1PD बना। अब F1PD के फूलों को जब मिलाया गया, प्रजनन कराया गया, तो फिर क्या हुआ? जब उसको प्रजनन कराया गया, उसके बीज को जब बोया गया तो पता चला कि लंबा पौधा भी हुआ और बौना वाला पौधा भी हुआ। लेकिन संख्या किसका ज्यादा था? लंबा वाला का। लंबा वाला पौधा ज्यादा हुआ और बौना वाला पौधा कम हुआ। तो मेंडल के इस प्रयोग को एक संकर संकरण कहा जाता है। इतना ही पढ़ेंगे और ज्यादा कुछ नहीं है, और बहुत सारा कुछ हम समझाते थे किताब में से, बहुत कुछ किया था रे। फिर वो उसने क्या किया, तो किताब में देखना, पढ़ेंगे तो। F1PD के पौधों का जब आपस में प्रजनन कराया गया तब अगली पीढ़ी के पौधों में लंबे और बौने पौधे का अनुपात 3:1 पाया गया। मिला यहाँ पे, है ना। अरे ये जो डब्बा इसके ऊपर वाला में, अर्थात कुल पौधों में 75% पौधे लंबे तथा 25% पौधे बौने हुए। लंबे 25% पौधे F2PD के कुल 100% पौधों में से है। शुद्ध लंबे तथा शेष संकर नस्ल के लंबे पौधे हुए, अर्थात संकर नस्ल के पौधे के प्रभावी गुण तथा अप्रभावी गुण दो के मिश्रण थे। इस आधार पर F2PD के पौधों के अनुपात को 1:2:1 अर्थात TT 2TT तथा स्मॉल टी, यानी कि 1 भाग शुद्ध लंबे, 2 भाग संकर नस्ल के और तीसरा भाग शुद्ध बौने को दर्शाया गया। 3:1 के अनुपात को लक्षण प्रारूपी अनुपात तथा 1:2:1 के अनुपात को जीन प्रारूपी अनुपात कहा जाता है। मेंडल के इस प्रयोग को एक संकर संकरण कहा जाता है क्योंकि इसका प्रयोग केवल एक जड़ के पौधे विपरीत गुण वाले वंशगति का अध्ययन किया गया। इस प्रयोग से मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि अप्रभावी गुण बौनेपन वाले में कोई बदलाव आता है और ना ही ऐसा गुण लुप्त होता है। संकर नस्ल की पीढ़ी में दोनों विपरीत गुण साथ साथ होते हैं। कभी कभी नहीं देखे हो कि बाप लंबा रहता है, माँ कनियाटा रहता है, तो बेटा बेटी कनिया कनिया हो जाता, नहीं, या नहीं, अगर बाप भी लंबा है माँ भी लंबा है तो ये धिया पुता कनिया कनिया हो जाता है। कभी कभी होता है ना, क्यों? कि किसी न किसी नस्ल में ऐसा होगा जो छोटा होगा, कोई ना कोई होगा जो छोटा होगा, तब इसीलिए ऐसा हो जाता है, समझे। इसलिए कहा है ना, एगो छोटा पौधा मिलाया एक बड़ा पौधा मिलाया तो हुआ क्या? बड़ा हुआ, नहीं। जब दोनों बड़ा पौधा को मिलाया तो एक बड़ा हुआ और छोटा हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह से उसी को कहते हैं अनुवांशिकता। क्या कहते हैं उसको? अनुवांशिकता कहते हैं। आगे है, संकर नस्ल की पीढ़ी में दोनों विपरीत गुण तथा साथ साथ होते हैं परंतु अगली पीढ़ियों में पृथक अर्थात अलग अलग हो जाते हैं। यह निष्कर्ष मेंडल का प्रथम नियम पृथक्करण का नियम कहलाता है। अब है, एक जोड़े विपरीत गुणों के वंशागति के अध्ययन के बाद मेंडल ने मटर के पौधों में दो जोड़े विपरीत गुण के वंशागति का अध्ययन किया। पहले तो एगो पौधा लिया, एगो लिया ना, अब दो ठो ले लिया, अब 2 जोड़ा ले लिया। मेंडल के इस प्रयोग को द्विगुण संकरण कहा जाता है। क्या कहता है? द्विगुण संकरण। जब इसने 2 पौधों पर किया तो इसको द्विगुण संकरण कहा गया। इस प्रयोग में उन्होंने मटर के ऐसे पौधों का चयन किया जिसमें एक प्रकार के पौधों के बीज
गोलाकार तथा पीले रंग के थे तथा दूसरे प्रकार के पौधे का बीज झुर्रीदार तथा हरे रंग के थे। पहले तो गोलाकार और पीला रंग का। असल में मटर का कलर कैसा होता है? हरा। और जब वो क्या कहते हैं पक जाता है, सूख जाता है तो पीला हल्का टाइप हो जाता है ना, सफेद टाइप का, पीला टाइप का। उसको छीलोगे तो पीला होता है कि नहीं होता है? छिलका हटा दो ऊपर से तो कैसा रहेगा? पीला। और जो एक जो होता है जिसको हम क्या कहते हैं, काला काला टाइप का जो होता है, हरियर का, जिसको दांत से फोड़ोगे तो फूटता नहीं रहता है, केराव कहते हैं ना। हाँ, तो उसको लिया, वो पीला वाला लिया, दोनों को लिया। दूसरे प्रकार के पौधे बीज झुर्रीदार तथा हरे रंग के थे। इन दोनों रंगों के आपस में प्रजनन के पश्चात प्राप्त सभी F1 पीढ़ी के पौधों के बीज गोलाकार तथा पीले रंग के हुए। अब जब दोनों को मिलाया, मतलब हरा वाला और पीला वाला को मिलाया, तो सबका सब क्या हुआ? पीला वाला हुआ। सबका सब क्या हुआ? पीला वाला हो गया। अब और कुछ किया, ये देखो क्या किया। तो F1 पीढ़ी के पौधों का जब आपस में प्रजनन कराया था, उनमें 4 प्रकार के बीज प्राप्त हुए। अब फिर क्या किया? फिर से जब वो सब पीला का पीला हो गया, तो फिर उसमें से दोनों बीज को ले लिया, उसको फिर प्रजनन कराया। फिर उसमें 4 प्रकार के पौधा निकला। कितने प्रकार का पौधा निकला? 4 प्रकार का। इनमें से बीजों में 315 बीज गोलाकार तथा पीले हुए और 108 बीज गोलाकार तथा हरे हुए। देखो, इसमें भी हरा हो गया और पीला हो गया। 101 झुर्रीदार था पीले हुए, अब 32 झुर्रीदार था हरे रंग के हुए। अब बताओ, मतलब 4 प्रकार का हुआ। एक तो पूरा पीला हुआ, और दूसरा हरा हुआ, तीसरा झुर्रीदार हुआ लेकिन हरा हुआ, और चौथा झुर्रीदार हुआ लेकिन पीला हुआ। 4 प्रकार का हुआ जब ये 2 पौधे को मिलाया, वो मटर के बीज वाले को। इन बीजों के लक्षण प्रारूपी अनुपात 9:3:3:1 पाए गए। इन प्रयोगों से निकाला गया निष्कर्ष मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम कहलाता है। इसके अनुसार एक अनुवांशिक लक्षण का प्रभावी गुण दूसरे के प्रभावी गुण से ही नहीं बल्कि अप्रभावी गुण से भी मिल सकता है। इसी प्रकार एक का अप्रभावी गुण दूसरे के अप्रभावी गुण से ही नहीं बल्कि प्रभावी गुण से भी मिल सकता है। मेंडल के प्रयोग पर आधारित नियम के मेंडल के नियम कहलाते हैं। इन्हीं नियमों को सामने रखकर बाद के वैज्ञानिकों ने जंतुओं पर भी ऐसे प्रयोग किए। उन्होंने पाया कि मेंडल के नियम जंतुओं पर भी लागू होते। तब जाके दूसरे वैज्ञानिक ने जो नियम इसने दिया था मटर के पौधे को, वही नियम अब जंतुओं पर किया, जीव जंतु पर किया। कि देखते हैं जो बड़ा नस्ल का है एक छोटा नस्ल का है, दोनों को मिला करके देखा तो बड़ा नस्ल का हुआ। जब दोनों बड़ा नस्ल को मिला करके देखा तो एक छोटा एक बड़ा हुआ। अब रंग रूप के आधार पे देखा, काला लिया या फिर गोरा वाला लिया, दोनों को मिलाया तो गोरा हुआ, कुछ भी हुआ। फिर दोनों को जब मिलाया एक ही साथ को तो फिर अलग अलग कलर का हुआ। तो उसी तरह से जब जो है मतलब मटर के पौधे पर निष्कर्ष निकाला तो और दूसरों वैज्ञानिक ने जंतुओं पर भी निष्कर्ष निकाला तो पाया। इसी तरह से देखते नहीं हो, गाँव घर में रहता है, किसी किसी घर में अलग अलग कलर का नहीं आदमी हो जाता है, सब रहेगा एकदम बढ़िया बढ़िया कलर का, एगो हो जाएगा दूसरे कलर का, नहीं हो जाता है। इसी सब से वो किसी न किसी गुण में आ ही जाता है। इसी को कहते हैं अनुवांशिकता। क्या कहते हैं? अनुवांशिकता। हाँ, चलो उसके बाद है लिंग निर्धारण, उसको अगले दिन पढ़ेंगे। बहुत लंबा चैप्टर है ये। के ढोढ़ा करे छे रे।